बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में हम मैट्रिक क्लास का जो हमारा मॉडल पेपर है, गैस पेपर है, उसको हम सॉल्व कर रहे थे। उसके एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे थे और हमने तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व कर दिया था। हर एक एमसीक्यूज के अंदर मैंने आपको उसका रीजन बता के उसके आंसर्स को मार्क किया था। सो अब जरा टैली कर लेते हैं अपने एमसीक्यूज को। पहला एमसीक्यूज है जी, डैश इज अ सिंपल मशीन। इनमें से कौन सी सिंपल मशीन है? तो ये पुली जो है वो सिंपल मशीन है। हमने इसको स्टडी भी किया। अगला एमसीक्यूज है, इफ द फलक्रम ऑफ द लीवर इज बिटवीन एफर्ट एंड लोड। अगर फलक्रम बीच में पाया जाता है एफर्ट और लोड के, तो इसको हम फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर कहते हैं। तीसरा एमसीक्यूज है, अ पेयर ऑफ सीजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो कैंची होती है ये किसकी एग्जाम्पल होती है? लीवर की एग्जाम्पल होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेकंड काइंड ऑफ लीवर। नीचे तो चार ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से सेकंड काइंड ऑफ लीवर कौन सा है? तो इसका जवाब है डोम। दरवाजा सेकंड काइंड ऑफ लीवर होता है क्योंकि इसमें बीच में लोड पाया जाता है। अगला एमसीक्यू है, द पॉइंट अराउंड विच अ लीवर मूव इज कॉल्ड। वो पॉइंट जिसके गिर्द लीवर घूम रहा होता है, जो फिक्स पॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं फलक्रम। In every type of lever, the moment of effort is always equal to the moment of load when it is in the state of equilibrium. जब एक लीवर इक्विलिब्रियम में होता है तो उसका जो टॉर्क ऑफ एफर्ट होता है वो बराबर होता है टॉर्क ऑफ लोड के। इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं जी? प्रिंसिपल ऑफ लीवर कहा करते हैं इसको। अच्छा जी, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ। फिक्स पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है, मूवेबल का 2 होता है। एनटीपी में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 330 मीटर पर सेकंड होती है। टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम कहा जाता है उसको जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल। किन में से साउंड वेव नहीं गुजर सकती? वाटर, साउंड और गैसेस। किसी भी मीडियम में से साउंड गुजर सकती है, वैक्यूम में से नहीं गुजर सकती। A form of disturbance which travel through a medium due to periodic motion of particle of the medium is called। अगर आप एक मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करें और उसकी वजह से पार्टिकल्स के मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करने लग जाए, पीरियोडिक मोशंस में आ जाए और ये मोशन ट्रैवल करे, इसको हम कहते हैं वेव मोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। मैंने आपको कहा है कि इस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का एक टेबल है, वो टेबल आपको याद करना है, सारी वैल्यूज याद करनी है। सबसे ज्यादा जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है इन चारों में से डायमंड की होती है। अगर लेंथ ऑफ पेंडुलम 4 टाइम्स कर दिया जाए तो उसका टाइम पीरियड जो है हमने कल कैलकुलेट करके चेक भी किया था, ट्वाइस हो जाता है। अगर आप लेंथ को 4 गुना कर देंगे तो उसका टाइम पीरियड ट्वाइस हो जाता है। इफ इन ट्रांसवर्स वेव द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रैश जो है, ट्रांसवर्स वेव में दो लगातार क्रैश या दो लगातार ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। इंसानी आंख का जो नॉर्मल लीस्ट डिस्टेंट विजन है वो है 25 सेंटीमीटर। साउंड वेव जो है वो किस फॉर्म में होती है? कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस के फॉर्म में होती है। अब कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो ऐसा लेंस होता है जो बीच में से थिक होता है, थिक एट द सेंटर। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड जो है वो ग्रेटर होती है लिक्विड से कंपेयर करें। अगर एक कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो उसकी फोकल लेंथ के लिए हम इस 20 को हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 10 आ जाएगा। लीनियर मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता। अगर Q 6 सेंटीमीटर है, P 3 सेंटीमीटर है, इन दोनों को डिवाइड करके हम मैग्निफिकेशन निकाल देंगे 2। अगर एक स्फेरिकल मिरर की अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्ट करने वाली बनी हुई है, रिफ्लेक्टिंग कर रही है, तो इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। ये भी वही मैग्निफिकेशन वाला न्यूमेरिकल है, Q अपॉन P से आप मैग्निफिकेशन निकालेंगे 2 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर गिव द रियल इमेज। कौन सा नीचे जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा रियल इमेज नहीं देता, यानी हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है? तो वो है प्लेन मिरर। अब वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश इमेज कैसे हासिल होता है जी? वर्चुअल इमेज आपको प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर से मिलता है, लेकिन डिमिनिश यानी छोटा इमेज आपको कॉन्वेक्स मिरर से मिलेगा। सिंगल डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग का मतलब हो गया कॉनकेव लेंस। तो अब कॉनकेव लेंस जो है वो शॉर्ट साइटेडनेस की करेक्शन में यूज करते हैं। इमेज फॉर्म बाय अ डैश मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कौन सा है जी मिरर जो कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और छोटा होता है? तो वो है कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ जरा गौर करिएगा, मिरर है या लेंस है? अगर लेंस होगा ना तो फिर वो कॉनकेव लेंस हो जाएगा, ठीक है। द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, जो इमेज प्लेन मिरर से बनता है वो हमेशा वर्चुअल और सीधा होता है।
ये एमसीक्यूज थे जो हमने कल सॉल्व कर लिए थे और हम इन पर बात कर रहे थे। ये हमारा पार्ट बी था। पार्ट बी के सेक्शन बी में मैंने आपको बताया था दो पार्ट्स आते हैं, ए और बी। ए पार्ट में क्वेश्चन आंसर होते हैं, 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 आपने अटेम्प्ट करना है। तो यह सारे सवाल आपको याद करने होंगे। याद रखिएगा, इन सवालों को ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, बस 3 नंबर का एक सवाल होता है, उस हिसाब से ही लिखिएगा। पहले सवाल में आपको जो है स्फेरिकल मिरर के या कॉनकेव मिरर के यूजेस याद करना है। या आपके नोट्स में किट नंबर 1 में जो चैप्टर था उसमें मौजूद है। अगला सवाल देखें आप, डिफाइन स्फेरिकल मिरर और उसकी टाइप्स। यहाँ आपने स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन लिखनी है, उसकी जो दो टाइप होती है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इनकी नाम लिख के इनकी डेफिनेशन लिख दिएगा। छोटा छोटा सा ये कोई बहुत ही छोटा सा सवाल है। डिफाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट इट्स टू लॉ। चैप्टर नंबर 14 का है ये, किट नंबर 4 में मौजूद है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन आपको याद करनी है और उसके जो दो लॉज हैं वो आपको याद करना है। ये पहला और दूसरा सवाल है आपकी किट नंबर 4 में। हु इन्वेंटेड द पिन होल कैमरा? इसका जवाब है जी इब्नुल हैतम। इब्नुल हैतम ने पिन होल कैमरा इन्वेंट किया था। शो द इमेज फॉर्म बाय इट, तो उसके जरिए जो इमेज का रे डायग्राम है, बड़ी सिंपल सी रे डायग्राम है, आपको जो है वो चैप्टर नंबर 14 में मिल जाएगा। बिल्कुल आखिरी सवाल है चैप्टर नंबर 14 में। तो एक छोटी सी रे डायग्राम है, वो बनाएंगे इसमें आप, और ये लिखेंगे जी पिन होल कैमरा वाज इन्वेंटेड बाय इब्नुल हैतम। What do you mean by the reflection of light and also write laws of reflection? अब यहाँ आपको रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। The bending of the bouncing back of light into the same medium is called reflection of light. और उसके जो दो लॉज हैं वो लिखने हैं। ये 13 चैप्टर से है सवाल। Define refractive index, write its formulae. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आपको डेफिनेशन लिखनी है और उसके फॉर्मूले लिखने। तो ये आपको चैप्टर नंबर 14 में मिल जाएगा। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसके दो फॉर्मूले हैं। एक है साइन एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर, और एक है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। दोनों फॉर्मूले आपको लिखना है। साथ साथ एक छोटी सी बात ये भी लिख दिएगा, इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। हालांकि यूनिट पूछा नहीं है लेकिन लिख दें, अच्छी बात है, एक पूरी डेफिनेशन हो जाएगी ना। आपने डेफिनेशन भी लिख दिया, फॉर्मूला भी लिख दिया, फिर यूनिट भी लिख दिया। अगला सवाल है, राइट टू पॉइंट्स डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के दरमियान जो है आपको 2 पॉइंट डिफरेंस लिखना है, यानी 2 पॉइंट के डिफरेंस है, दो पॉइंट लिखना है आपको। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 13 में मौजूद है, शायद 3 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट लिख दिएगा आप। याद 3 करें, याद 3 करिएगा, बाद होगा 3 पॉइंट डिफरेंस आ जाएगा तो 3 लिख दिएगा, अगर 2 आए तो 2 लिख दिएगा। हाउ इमेज इज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर एंड राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट। प्लेन मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन की रे डायग्राम है चैप्टर नंबर 13 से, वो बनानी है आपको। सिर्फ रे डायग्राम बनानी है, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी। और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना 4, वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज और इक्वी डिस्टेंस, लिटरली इन्वर्टेड, वो वाले कैरेक्टर्स आपको लिखने हैं। ठीक है, तो सिर्फ रे डायग्राम बनेगी और उसके करेक्टर्स आप लिखोगे। हाउ इमेज इज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनेगा वो शो करना है आपको जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो। अब ये यहाँ पे बहुत सारे आपको पता है, कॉनकेव मिरर में जो है वो बहुत सारी रे डायग्राम डिपेंड करता है हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। इन्फिनिटी में होता है तो अलग होता है, फिर थोड़ा टू सी के पीछे होता है, फिर सी पर होता है, फिर एफ और सी के बीच में होता है। तो इसमें बिल्कुल पहली वाली जो होती है ना इन्फिनिटी, जिसमें ऐसे मिरर आप बनाओगे, ऐसे इन्फिनिटी से पैरेलल रेस लोगे और वो सारे ऐसे एफ पर मर्ज हो जाओगे, ये वाली रे डायग्राम बनेगी। ठीक है जी। अच्छा, करेक्टर्स पूछे नहीं है लेकिन लिख देंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि 3 नंबर खाली इस डायग्राम के, ये बात हजम नहीं होती, तो थोड़े से करेक्टर्स भी लिख दिएगा। ठीक है जी। रियल इमेज होता है और इन्वर्टेड होता है और एफ पे बनता है और डिमिनिश होता है, बहुत छोटा साइज है। 4 करेक्टर्स आप लिख देते हैं। डिफाइन लेंस एंड इट्स टाइप, लेंस की डेफिनेशन लिखनी है और उसकी टाइप्स लिखनी है। इसमें आपने करना ये है, लेंस की डेफिनेशन लिखेंगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड लेंस। फिर आपने उसकी 2 टाइप्स के नाम लिख के उसको डिफाइन करना है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे द लेंस विच इज थिकर फ्रॉम द मिडल इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है जी। और फिर आपने उसके सिर्फ नाम लिखना है, डबल कॉनकेव, डबल कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स और कॉनकेवो कॉन्वेक्स। नाम लिखें और हल्की हल्की से उसकी एक छोटी छोटी सी सिंपल सी ऐसी डायग्राम्स बना दें, बस। उनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली कॉनकेव लेंस आप डेफिनेशन लिखें, द लेंस विच इज
थिनर फ्रॉम द मिडल इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। फिर उसमें आप नीचे उसके टाइप्स के नाम लिख दें जी, डबल कॉनकेव लेंस, प्लानो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, और उसके डायग्राम्स बता दें। ठीक है जी, बस इतना लिखोगे आप, आपने अपने 3 नंबर सिक्योर कर लिया, आगे बढ़ जाएंगे आप। राइट एडवांटेजेस ऑफ इररेगुलर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे आपको इररेगुलर रिफ्लेक्शन के एडवांटेजेस लिखने हैं, चैप्टर नंबर 13 में ये सवाल मौजूद है, किट के अंदर फर्स्ट किट में याद कर लीजिएगा। टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आपको यहाँ पे दोनों टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो डिफाइन करनी है। रेगुलर है, एक होती है इरेगुलर, एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन। दोनों की आपने नाम लिखना है, डिफाइन करना है, और उनकी डायग्राम भी बना दीजिएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शंस को जाहिर बात है डिफाइन कर दो तो डायग्राम से ज्यादा आपकी डेफिनेशन जो है ना, जो आपने लिखा है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर आप डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाएंगे इसमें आप दोनों डेफिनेशन के साथ डायग्राम। स्टेट स्नेल्स लॉ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो दूसरा लॉ होता है जिसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का जिक्र है, उसी को स्नेल लॉ कहा जाता है। तो स्नेल लॉ की हेडिंग डाल के तो वो दूसरा वाला पॉइंट लिख देंगे आप। डिफाइन, अच्छा इसमें फॉर्मूले भी फिर लिख दिएगा आप। स्नेल लॉ जैसे हेडिंग डाली स्नेल लॉ, फिर आपने लिखा द रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये स्नेल लॉ हो गया। फिर आप नीचे स्नेल लॉ का ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, साइन एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर, बस। ठीक है जी, जरूरी नहीं है कि स्नेल लॉ बोला है तो बस हमने सिर्फ 2 लाइनें लिखी और भाग गए। सिक्योर करने होते हैं हमें 3 नंबर अपने, तो हमने इस तरह जो फॉर्मूला वगैरह लिखकर मुकम्मल बात करी कंप्लीट, और फिर सिक्योर किया। जैसे इसी तरह, जैसे कि यहाँ पे आपने कहा था 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो बंदा क्या करेगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिख देगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन की, और बस भाग गया। नहीं, सिक्योर करें। आपने जब डेफिनेशन में बताया कि पैरेलल रेस रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल होती है, तो डायग्राम में आपने दिखाया भी, आपने ये रेगुलर की हो गई, आपने डायग्राम में दिखाया भी, तो आपने अपनी बात को सपोर्ट किया, सिक्योर किया। अगला है डिफाइन मशीन एंड राइट डाउन द पर्पस ऑफ मशीन। ये सिंपल मशीन चैप्टर 3rd किट में जो आपका चैप्टर है ना सिंपल मशीन, ये उसका सवाल है, बिल्कुल पहले ही सवाल है शायद किट में। मशीन की डेफिनेशन लिखनी है, अ मशीन इज अ डिवाइस व्हिच आर यूज्ड टू वर्क मोर कन्वीनियंटली। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखनी है, और उसके जो पर्पस होते हैं वो आपने लिखना है। पर्पस ऑफ मशीन की हेडिंग डालेंगे और वो 3 पॉइंट जो है वो लिख दिएगा। Machines are used to speed up the work, to increase the effect of force, to change the direction of the force। 3 पर्पस आपने लिख देना है। अब ये आपको डिफाइन एनी 3 डेफिनेशन, यानी आपको 3 डेफिनेशन दी हुई होंगी, इतनी सारी तो नहीं दी हुई होंगी, 3 डेफिनेशन दी हुई होंगी, आपने वो 3 लिखनी है। बाद में 4 डेफिनेशन दे देते हैं, कहते हैं जी इनमें से 3 लिखो। तो याद रखिएगा हर डेफिनेशन 1 नंबर की। तो भाई ये एक एक लाइन वाली डेफिनेशन है, ये कोई बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन नहीं है, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, तमाम जो मुख्तलिफ चैप्टर्स में है, देख लीजिएगा। बल्कि ये सारी डेफिनेशन तो मुझे जो है वो वेव एंड साउंड वाले चैप्टर की है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 12 में से हैं ये सारी डेफिनेशन, एक एक लाइन की है, सब याद कर लीजिएगा। एक बात याद रखिएगा, कुछ डेफिनेशंस में कुछ ऐसी डेफिनेशन होंगी जिनमें फॉर्मूले भी होते हैं, जिनमें यूनिट्स भी हो सकते हैं, वो लिखेंगे आप। जैसे कि ये टाइम पीरियड है, अब टाइम पीरियड की डेफिनेशन जो है वो बहुत ही सिंपल है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 कंप्लीट वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। लेकिन वही बात है, 1 नंबर मैं तो नहीं दूंगा इस बात का, अजीब लगेगा ना एक इतनी सी बात का कि जी एक मैं नंबर दे दूं। टाइम रिक्वायर्ड फॉर टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब यहाँ आप सिक्योर करोगे अपने नंबर, ये डेफिनेशन लिख के बाद लिखोगे टी इज इक्वल टू 1/f, और नीचे लिखोगे 8 यूनिट इज सेकेंड। अब मैं मुतमईन हूँ, हाँ जी आपसे मैंने टाइम पीरियड को डिफाइन करने का कहा और आपने मुकम्मल डिफाइन किया, डेफिनेशन भी लिखी, फॉर्मूला भी लिखा, यूनिट भी लिखा। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आएगी तो फ्रीक्वेंसी में भी आप यही करोगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड या पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, एफ इक्वल्स टू 1/t, इट्स यूनिट इज हर्ट्ज। ठीक है जी, तो जिनकी फॉर्मूले हैं यूनिट्स हैं, आपने उनके फॉर्मूले यूनिट्स पर लिखना है। टाइम ज्यादा नहीं लगता लेकिन नंबर सिक्योर हो जाता है। ठीक है जी, अब सिक्योर होता ही है, हम कहते हैं कि पूरा पेपर करके आ रहे हैं, फिर हम देखते हैं जी हमारे कुछ 15 नंबर कटे हुए होते हैं, वो इन्हीं वजूहत से कटते हैं। आपने शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही 3 लाइनों का 2 लाइनों का लिखना है, बस आप ये सोचो जो आपसे पूछा जा रहा है उसको मुकम्मल डिफाइन कर रहे हो आप या नहीं। ये सोचो कि आपने क्या 3 नंबर के लिए आपने लिख लिया या नहीं। अगला है जी राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस। ये अब कॉन्वेक्स लेंस की रे डायग्राम है जी, इनमें से कोई एक दी हुई होगी, तो आपने रे डायग्राम भी बनानी है और इमेज कैरेक्टरिस्टिक भी लिखना है।
डिफाइन इफिशिएंसी एंड आल्सो ड्राइव इट्स फॉर्मूला, आपने इफिशिएंसी को डिफाइन करना है और उसके फॉर्मूले को ड्राइव करना है। सो एफिशिएंसी की डेफिनेशन आपको सिंपल मशीन वाले चैप्टर में मिल जाएगी, छोटी सी है। द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। उसके बाद आप इसका फॉर्मूला ड्राइव कैसे करोगे, लिखोगे एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। फिर नीचे लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो आउटपुट होता है, आउटपुट वो होता है W मल्टीप्लाई बाय एच, लोड मल्टीप्लाई बाय हाइट, और इनपुट क्या होता है जी, एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। सब लिखोगे पुट द वैल्यूज, यानी कि अब ये दोनों वैल्यूज आपने एफिशिएंसी के फॉर्मूले में डाली। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इंटू एच अपॉन P इंटू डी मल्टीप्लाई 100। बस ये छोटी सी डेरिवेशन। डिफाइन इंटरफेरेंस एंड राइट अबाउट इट्स टाइप, तो आपने यहाँ ये साउंड वेव एंड साउंड वाले चैप्टर का है, इंटरफेरेंस की डेफिनेशन लिखनी है। उसकी जो दो टाइप्स होती हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उनको भी डिफाइन करना है। ठीक है, दोनों को डिफाइन करेंगे आप। और उसके बाद है जी एक्सप्लेन शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें भी आपने, ये तो छोटा सा, ये कोई नोट्स में बड़ा तो लिखा हुआ नहीं है, सिंपल सा है, शॉर्ट साइटेडनेस लिखनी है और उसके इलाज वगैरह बताना है। पॉसिबल हो अगर दो में से कोई एक आ रही हो ना, तो डायग्राम बना दे। डायग्राम इसकी कौन सी इतनी मुश्किल थोड़ी, आसान सी तो डायग्राम है। आंख छोटी सी रफ सी आंख बनी हुई है, ठीक है, तो वो डायग्राम्स भी बना दिएगा, अच्छी बात होगी। ठीक है, क्योंकि आप जिस इस बात में जो भी आप इसको डिफाइन करने में जो बातें आप लिख रहे होगे, शॉर्ट साइटेडनेस को डिफाइन करने में लिखोगे कि जी आपकी आंख जो है वो इलोंगेटेड हो गई है, जिसकी वजह से इमेज आगे बन रहा है, कॉन्केव लेंस हमने यूज किया, तो वो दिखा देंगे बना के ऐसे, या हम ऐसे आंख बनाएंगे। ठीक है जी, ये लेंस, नीचे लिखेंगे शॉर्ट साइटेडनेस, और दिखाएंगे जी कि हमारे पास ये रे आ रही है, ठीक है जी, और यहाँ इमेज बन रहा है। ठीक है, फिर हम नीचे इसके एक डायग्राम बनाएंगे करेक्शन के नाम से, और उसमें हम फिर ये कर देंगे जी, लेंस रखेंगे, आँख बनाएंगे, ये लेंस है आपका, ये आया यूं, और फिर ये फोकस, ऐसे ये दो सिंपल सी डायग्राम है। What write the factor affecting the velocity of sound and give characteristic of sound, तो ये आपको चैप्टर नंबर 12 में मिल जाएगा, वहां से सवाल याद कर लेगा। डिफाइन म्यूजिकल साउंड एंड नेम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड, आपको म्यूजिकल साउंड की डेफिनेशन लिखनी है और फिर उसके जो कैरेक्टर हैं उसके सिर्फ नेम लिखने हैं। म्यूजिकल वो जो होती है लाउडनेस, क्वालिटी, पिच, इनके नाम लिखना है। डिफाइन करना है एफर्ट, लोड, इनपुट, आउटपुट, सिंपल मशीन का चैप्टर है, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, और सबके जो है वो यूनिट्स आपने लिखने होंगे, इनके अगर फॉर्मूले हैं, इनपुट आउटपुट का फॉर्मूला होता है वो भी लिखने होंगे, वगैरह वगैरह। राइट डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, इसमें आपने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के डिफरेंसेस याद करने हैं। कम से कम 4 पॉइंट याद करिएगा, लेकिन वहां पर आपने 3 पॉइंट्स को ही लिखना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन का। अब न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं जल्दी जल्दी। पहला न्यूमेरिकल जो है वो है द लेंथ ऑफ द हैंडल। सर मैं इसको मिटा दूं, अच्छा जी, अब न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। पहला वाला न्यूमेरिकल देखें, द लेंथ ऑफ द हैंडल ऑफ स्क्रू जैक इज 42 सेंटीमीटर एंड इट्स पिच इज 0.001, फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज। ये चैप्टर नंबर 9 का न्यूमेरिकल है। बिल्कुल इसी तरह का एक न्यूमेरिकल मैंने आपको, बल्कि एक नहीं दो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको क्लास में कराए थे। स्क्रू जैक का न्यूमेरिकल है, और स्क्रू जैक में जब अगर मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करते हैं, यहाँ लिखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, अगर हम स्क्रू जैक का कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr अपॉन एच मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो स्क्रू जैक के मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है 2πr h अपॉन, 100 कहाँ से आ गया, एक सेकंड रुक जाए, मैं एफिशिएंसी समझ रहा हूँ, हाँ 2πr अपॉन एच। ये हमारे पास स्क्रू जैक, ये जो स्क्रू जैक है इसका मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है। टू होता है, पाई की वैल्यू भी सबको पता है 3.142। ये जो आर है ना, आर ये असल में आपका जो है वो ये होता है लेंथ ऑफ हैंडल। लेंथ ऑफ हैंडल जो है ना वो आर होता है। कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे, ये आपका मीटर में आना चाहिए।
और ये जो एच होता है ये पिच ऑफ द स्क्रू होती है, ये है जी एच, पिच ऑफ द स्क्रू। ये तो आपको ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ है 0.001 मीटर। तो बस दो चीजें चाहिए थी, आर और एच दोनों आपको मिली हुई हैं, इस फॉर्मूले में पुट करें, सॉल्व करें, मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लें। ठीक है जी, तो ये आपने कर लेना है जी, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया हुआ है, इसको आप कर सकते हैं खुद से, घर से करके इसकी तरह प्रैक्टिस कर लिएगा। और अगर ये वही सवाल है जो अब मैंने आपको कराया था तो आंसर भी आपको पता होगा इसका, फिर क्या है, तो टैली कर लीजिएगा। अगला है जी, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ क्रॉ बार विच कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 100 न्यूटन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ, कैलकुलेट दी मैकेनिकल एडवांटेज आपको कैलकुलेट करना है किसका, क्रो बार का। क्रो बार जो है वो लीवर के तर्ज पर काम करती है, और आपको इसका वेट दिया जा रहा है, ये डब्ल्यू हो गया, और एप्लीकेशन ऑफ 550 न्यूटन फोर्स, आप कितनी फोर्स लगा रहे हो, 50 न्यूटन की। तो हम जानते हैं जी कि जो फोर्स हम लगाते हैं, ये जो 50 न्यूटन की हम फोर्स लगा रहे हैं, ये एफर्ट हो जाएगी, पी कितना है, 50 न्यूटन। जब एक सिंपल मशीन में फोर्स लगाई जाती है तो उसको आप एफर्ट कहते हो, 50 न्यूटन इसमें फोर्स लगा रहे हो आप, ये एफर्ट हो गई। और जो लोड उठाया जाता है डब्ल्यू, उसको हम डब्ल्यू यानी लोड कहते हैं। तो ये हम 100 न्यूटन का वेट जो उठा रहे हैं ना, ये लोड है। अब मैकेनिकल एडवांटेज का सबसे कॉमन तरीन फॉर्मूला आपके पास क्या था, डब्ल्यू अपॉन पी। तो डब्ल्यू आ जाएगा 100, पी आ जाएगा 50, टू आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है जी, तो ये बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ठीक है जी, अब असल में अब इस वाले न्यूमेरिकल को देखते हैं जी। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस। एक ऑब्जेक्ट कॉनकेव लेंस से, पहले तो ऐसे न्यूमेरिकल्स के अंदर ये देख लिया करो कॉनकेव लेंस है या मिरर है, तो ये लेंस का मामला है। एक ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है कॉनकेव लेंस से। ऑब्जेक्ट की जो प्लेसमेंट होती है उसको हम कहते हैं पी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ आपको दी हुई है 15, तो फोकल लेंथ हो गई जी 15 सेंटीमीटर। लेकिन देखें जी कॉनकेव लेंस है, साइन कन्वेंशन आपको याद होनी चाहिए, तो यहाँ कॉनकेव होता है तो हम माइनस कर देते हैं। तो इसलिए मैंने कहा है आपको कि ये वाले जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना लाइट वाले, ये थोड़े कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे आपके लिए। क्यों, क्योंकि दो मामले हैं, मिरर या लेंस। तो यहाँ आपको एक तो ये देखना पड़ता है सबसे पहले कि जी लेंस है या मिरर है, क्योंकि फिर उस हिसाब से आपने साइन कन्वेंशन रखनी है, साइन कन्वेंशन भी पता होनी चाहिए। तो ये ध्यान में रख लिएगा, साइन कन्वेंशन मैंने आपको मिरर और लेंस दोनों की लिखवाई थी। फिर तीसरी चीज आपको पता होता है कि जी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस सही पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था 10 सेंटीमीटर, आपने लिखा पी 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको 15 दी हुई थी, आपने 15 लिख दी। क्योंकि कॉनकेव लेंस की बात हो रही है तो आपने माइनस कर दी। फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन और उसकी मैग्निफिकेशन मालूम करनी है। इमेज की पोजीशन को हम क्यू कहते हैं और मैग्निफिकेशन को हम एम कहते हैं। ये दो चीज आपको मालूम करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप मिरर फॉर्मूला यूज करके सबसे पहले जो है वो आप मिरर फॉर्मूला लेंगे, ये वाला, या सॉरी यहाँ तो हम कहेंगे ना थिन लेंस फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। ये थिन लेंस वाला फॉर्मूला लेंगे। p हमें पता है जी, p की जगह हम यहाँ लिख देंगे 10, यहाँ लिखेंगे हम 10, f की जगह हम लिखेंगे -15। ठीक है जी, और उसके बाद इसको रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को। 1/q इक्वल्स टू, ये होगा -1/15, और ये प्लस का था इधर जाके माइनस का हो जाएगा, -1/10। अब आप इसको सॉल्व करके इसका क्यू निकाल लोगे आप, क्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगा जी। बिल्कुल एक आखिरी न्यूमेरिकल जो मैंने कराया था ना लेंस का, ये बिल्कुल विस्तर्स का है। ठीक है, उसमें हमारे पास माइनस में आंसर आया था और हमने कहा था वर्चुअल इमेज है, तो यहाँ माइनस में आंसर आएगा और आप कहोगे वर्चुअल इमेज है। और मैग्निफिकेशन आप कैसे निकालोगे जी, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला तो ये था जी Q/P। तो आपको Q फाइंड आउट कर लोगे आप, ये आपने यहाँ फाइंड आउट किया हुआ होगा और P आपको दिया होगा, तो मैग्निफिकेशन भी आप आराम से निकाल लोगे। तो ये तीन न्यूमेरिकल मैंने आपको थोड़े से आइडिया दिए हैं। अब आपने करना ये है कि इन न्यूमेरिकल्स को खुद अटेम्प्ट करें, बाकी न्यूमेरिकल्स को भी। और अगर किसी न्यूमेरिकल्स में, अगर मेरे पास नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास जो होगी, मैं इंशाल्लाह उसमें बाकी न्यूमेरिकल्स का भी एक आपको जनरल आइडिया दे दूंगा कि किस तरीके से हो रहा है, डेटा वगैरह क्या है।
वैसे बहरहाल ये तमाम न्यूमेरिकल्स आपके बुक के ही न्यूमेरिकल्स हैं, और ये सारे बुक के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए हुए हैं, आपके पास मौजूद है। आप खुद भी टैली कर सकते हो, कोशिश करो खुद से इनको सॉल्व